5 साल की जुदाई के बाद अनबी और आर्यब फिर से एक ही कमरे में थे। अनबी ने बड़े सीरियस अंदाज में बिस्तर के बीच में एक तकिया रख दिया, मानो कोई बॉर्डर बना रही हो, और उंगली दिखाते हुए बोली, ये लाइन देख रहे हो ना, इस पार तुम और उस पार मैं। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। आर्यब ने तकिए को देखा, फिर अनबी को, और मुस्कुराते हुए बोला, 5 साल बाद मुलाकात हुई है और तुमने आते ही बॉर्डर बना दिया। मजाक मत करो। अनबी ने आंखें तरेरते हुए कहा, ये मजाक नहीं है आर्यब, मैं सीरियस हूँ। बस वादा करो कि मुझे हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है मैडम, आर्यब ने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैं इस लाइन का पूरा सम्मान करूंगा। कुछ देर के बाद अनबी गहरी नींद में सो गई। तभी आर्यब ने शरारती मुस्कान के साथ एसी थोड़ा और ठंडा कर दिया। ठंडी हवा चलते ही अनबी नींद में सिमटने लगी। पहले उसने रजाई खींची, फिर तकिए को पकड़ा और आखिरकार धीरे धीरे सरकते हुए खुद ही उस लाइन को पार कर गई। कुछ ही पलों में उसका सिर आर्यब के कंधे पर था और हाथ उसके सीने पर। आर्यब ने नीचे नजर डालकर तकिए की ओर देखा, जो अब बेचारगी से बिस्तर के किनारे पड़ा था, मानो अपनी हार पर दुख मना रहा हो। वो हल्का सा हंसा और धीरे से अनबी के कानों में फुसफुसाया, लाइन तो तुमने बनाई थी मैडम, और अब तोड़ी भी तुमने है। अनबी नींद में कुछ बड़बड़ाई और भी आर्यब के करीब सिमट आई। आर्यब मुस्कुराया। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि यही लड़की कुछ देर पहले इतनी सख्ती से नियम बना रही थी। उसने धीरे से रजाई ठीक की और मन ही मन सोचा कि 5 साल की दूरी खत्म होने में शायद सिर्फ एक ठंडी रात और एक बेवफा तकिया ही काफ़ी था। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन आज अनबी को खुद का चेहरा ही अजनबी लग रहा था। मैरून रंग की साड़ी उस पर बहुत सुंदर लग रही थी। उसने अपने बाल अच्छे से एक तरफ रखे थे, लेकिन उसकी आंखों का काजल उन यादों को नहीं छिपा पा रहा था जो पिछले 5 सालों से उसके दिल में बसी हुई थी। अनबी बेटा जल्दी करो, तुम्हारे ससुराल वाले बार बार फ़ोन कर रहे हैं। उसकी माँ की आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। अनबी ने गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों से साड़ी का पल्लू ठीक किया। वो मेरे ससुराल वाले नहीं हैं मामा, बस एक रिश्ता है जो कागज़ों पर अब तक बना हुआ है, वरना 5 साल पहले ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसकी आवाज़ में छिपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। बेटा, आज की पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, वो लोग सब ठीक करना चाहते हैं। आर्यब के मम्मी पापा ने खुद तुमसे आने की बहुत विनती की है। माँ ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक करना चाहते हैं। अनवी ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ आईने में खुद को देखा। जिस इंसान ने 5 साल तक मेरी कोई खबर नहीं ली, जिसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ, आज अचानक उसे सब ठीक करना है। आज उनके मम्मी पापा को सब ठीक करने की याद आ गई। मैं सिर्फ आप लोगों की खातिर जा रही हूँ, वरना उस घर की हवा तक मुझे पसंद नहीं। जब अनवी अपने परिवार के साथ आर्यब के बड़े से बंगले के सामने पहुंची, तो वहां की चमक दमक देखकर वो कुछ पल के लिए बुरी तरह हैरान रह गई थी, क्योंकि पूरा घर इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि जैसे किसी की शादी होने वाली हो। बंगले को देखते ही उसके मन में एक कड़वा ख्याल आया, घर की सजावट पर खूब ध्यान दिया गया है, काश रिश्तों की भी इतनी ही परवाह की होती। अनबी का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे उसने हॉल में कदम रखा, वहाँ मौजूद लोगों की बातें अचानक रुक गईं। यही अनबी है, 5 साल के बाद आई है, कितना बदल गई है ना, कितनी खूबसूरत लग रही है। अनबी ने खुद को संभालते हुए अपनी नज़रें झुका ली और आगे बढ़ने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने सिर उठाकर देखा तो हॉल के बीचों बीच आर्यब खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और काले ही कोट में वो पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट और प्रभावशाली लग रहा था। इन 5 सालों ने उसके चेहरे की मासूमियत की जगह एक गहरी समझ और ठहराव ला दिया था। जैसे ही उसकी नज़र अनबी पर पड़ी, उसके हाथ में पकड़ा गिलास हल्का सा कांप गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में नमी आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आर्यब को देखकर अनबी के मन में फिर एक चुभता हुआ ख्याल आया, अजीब इंसान है, 5 साल तक एक बार भी मेरी खबर नहीं ली, और आज ऐसे देख रहा है जैसे सारी गलती किस्मत की थी, इसकी नहीं। अनबी ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली, मगर उसके दिल की धड़कनें अब उसके बस में नहीं थीं। वो हॉल के कोने में जाकर खड़ी हो गई, जहाँ से वो आर्यब को देख सकती थी, लेकिन आर्यब की नज़र उस तक आसानी से पहुँच न सकती थी। आर्यब सभी मेहमानों से मिल रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उसी कोने की तरफ चली जाती जहाँ पर वो खड़ी हुई थी, क्योंकि वो उसे साफ देख सकता था। तभी एक जानी पहचानी सी भारी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। इस घर में दोबारा कदम रखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इस आवाज़ पर अनबी ने मोड़े बिना ही समझ लिया कि ये आर्यब है। उसके परफ्यूम की वही पुरानी खुशबू हवा में घुली हुई थी, जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पाई थी।
हिम्मत तो मैंने 5 साल पहले ही जुटा ली थी आर्यव, जब इस रिश्ते का बोझ मुझे अकेले उठाना पड़ा था। अनबी ने तीखे स्वर में जवाब दिया। बोझ? आर्यव अब उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आवाज़ में दर्द साफ महसूस हो रहा था। ये रिश्ता बोझ नहीं था अनबी, इसे बर्बाद किया गया था। और तुम जानती हो असली गलती किसकी थी? अनबी ने उसकी ओर देखा और ठंडे लहजे में बोली, मैं यहाँ पर पुरानी बातें दोहराने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा की वजह से यहाँ पर आई हूँ, ताकि इस अधूरी कहानी का आखिरकार अंत हो सके। अधूरी कहानी? आर्यव उसके थोड़ा और करीब आया। उसकी आंखों की चमक अनवी को बेचैन कर रही थी। तभी उसके मन में ख्याल आया, इतना करीब खड़े होने का हक 5 साल पहले खो दिया था तुमने। यही सोचते हुए 2 कदम वो पीछे हट गई। वो कुछ और कहती इससे पहले आर्यव के मम्मी पापा वहाँ पर आ गए। उन्होंने बहुत प्यार से अनवी का स्वागत किया, लेकिन उसे लग रहा था जैसे धीरे धीरे कोई उसे ऐसे रास्ते पर धकेल रहा हो जहाँ से लौटना आसान न होगा। डिनर के दौरान भी आर्यव की नज़रें बार बार उसका पीछा करती रहीं। अनवी खुद को समझाती रही कि वो उससे नफरत करती है, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने झुंझलाकर मन ही मन में कहा, आखिर क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे? जब देखने की ज़रूरत थी तब तो कभी मुड़कर नहीं देखा। पार्टी ख़त्म होने लगी और मेहमान एक एक करके जाने लगे। तभी आर्यव के पापा ने ऐसी बात कह दी जिसकी अनवी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। भाई साहब, उन्होंने अनवी के पिता की ओर देखते हुए कहा, हमने ये 5 साल बहुत मुश्किल में बिताए हैं। बच्चों से गलतियां हुई, गलतफहमियां हुई, लेकिन अब हम और देर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अनवी आज यहीं अपने ससुराल में रुक जाए। आज हम उसकी विदाई करना चाहते हैं। ये सुनते ही अनवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने घबराकर अपने माँ बाप की ओर देखा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे शब्द भी उसका साथ छोड़ रहे हों। बेटा, हम सब यही चाहते हैं, उसके पापा ने भी सिर झुकाकर कहा। तो अनबी ने पहले तो हैरान फिर गुस्से से आर्यव की ओर देखा जो चुपचाप तमाशा देख रहा था। तुम कुछ बोलो आर्यव, क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? आर्यव ने गहरी सांस ली और सबके सामने आकर खड़ा हो गया। अगर अनबी को यहाँ नहीं रहना तो इसे मजबूर मत कीजिए पापा। मैं 5 साल इस बोझ को अकेले ढो चुका हूँ। अब मैं किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर उसे लगता है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो आज यहीं इस कहानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। उसकी आवाज़ में ऐसी बेरुखी थी कि अनवी का दिल टूट कर बिखर गया। कौन सी कहानी ख़त्म करना चाहते हो? आर्यव के पापा का लहजा अब सख्त हो गया था। अनवी, तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें अपना कमरा अच्छी तरह याद होगा। भले ही उस समय तुम्हारी विदाई नहीं हुई थी, लेकिन उस कमरे पर तुम्हारा हक आज भी वैसा का वैसा ही है। उनके इस वाक्य ने वहाँ मौजूद हर इंसान को उलझन में डाल दिया। कमरा याद है, विदाई नहीं हुई थी। लोग एक दूसरे को सवाल भरी नज़रों से देखने लगे और अनवी को लगा जैसे उसका कोई गहरा राज सबके सामने आ गया हो। वो चाहकर भी मना नहीं कर सकी और भारी कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर उसे वो समय याद आ रहा था जब वो छुप छुप कर इस घर में आया करती थी। जैसे उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, वही पुरानी खुशबू और वही पुराना सलीका उसका स्वागत करने लगे। आर्यव ने कुछ भी नहीं बदला था। वो कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी कि तभी पीछे से दरवाज़ा बंद होने और लॉक होने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो आर्यव कमरे में आ चुका था और उसकी नज़रें अनबी की मैरून साड़ी पर टिकी हुई थीं। आर्यव ने जब कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया तो अनबी को लगा जैसे उसके चारों तरफ की दीवारें और पास आ गई हों। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी अपनी मैरून साड़ी का पल्लू इतनी मजबूती से पकड़े हुए थी कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थीं। आर्यव चुपचाप चलता हुआ उसके पास से गुजरा और अपनी वेस्टकोट उतारकर कुर्सी पर डाल दी। उसकी पीठ अनबी की तरफ थी, लेकिन फिर भी अनबी को उसकी मौजूदगी अपने दिल और दिमाग पर भारी महसूस हो रही थी। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना आर्यव। मैं यहाँ पर सिर्फ बड़ों की जिद और उनके कहने पर रुकी हूँ। हमारे बीच अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा और ना ही मैं तुम्हें किसी तरह की छूट देने के मूड में हूँ। अनबी ने अपनी आवाज़ को जितना हो सका सख्त और सपाट रखते हुए ये शब्द बोले थे। आर्यव के हाथ जो अलमारी के हैंडल पर थे वहीं पर रुक गए। उसने वहीं से गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा और उसके होंठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। तुम्हें क्या लगता है अनबी, मैंने ये 5 साल तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागते हुए बिताए हैं कि आज तो मैं इस कमरे में देखकर अपने होश खो बैठूंगा? आर्यव ने अलमारी खोलते हुए लापरवाही से कहा। उसकी बात सुनकर अनबी के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें अपनी हद पता है, और वैसे भी इस भारी साड़ी में मेरा दम घुट रहा है। मेरा घर पास में ही है। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म बाकी है तो मुझे जाने दो ताकि मैं अपने कपड़े ले आऊं, क्योंकि इस हालत में मैं यहाँ नहीं सो सकती।
अनबी ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। तभी आर्यब ने एक झटके से अलमारी बंद की और मुड़कर उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब भी वही पुराना दर्द और दबा हुआ गुस्सा दोनों एक साथ उभर रहे थे। अगर तुम इस वक्त इस दरवाजे से बाहर गई तो फिर कभी वापस नहीं आओगी अनबी, और मैं अब तुम्हें दोबारा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, चाहे तुम इसे मेरी जिद समझो या कुछ और। उसके लहजे की सख्ती ने अनबी के कदम वहीं रोक दिए। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कि मैं अपने कपड़े लेने जाऊं और वापस ना आऊं? अनबी ने भर्राई हुई आवाज में पूछा। हालांकि उसके मन में अंदर से ये चीखें उठ रही थीं। अगर मेरे बिना इतना ही तड़प रहे थे तो ये 5 साल की जुदाई का दर्द मुझे क्यों दिया? लेकिन वो ये शब्द कह न सकी, सिर्फ सोच कर रह गई। आर्यब उसके और करीब आ गया, यहाँ तक कि उनके बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला रह गया। भरोसा तो 5 साल पहले उसी बरसात वाली रात में कहीं दफन हो गया था अनबी, जब तुमने मेरा हाथ छोड़कर अपने भाई का हाथ थामा था, उसने धीमी आवाज में कहा, जिसमें बरसों की तड़प छिपी हुई थी। अनबी ने तुरंत नजरें झुका लीं, क्योंकि वो आर्यब की आंखों में मौजूद उस सच का सामना नहीं कर पा रही थी। आर्यब ने अलमारी से अपनी एक काली शर्ट और एक ट्राउजर निकाल कर बिस्तर पर फेंक दिया। ये पहन लो, फिलहाल मेरे पास यही है, और अगर तुम्हें ये पहनने में शर्म आ रही है तो फिर इसी साड़ी में पूरी रात गुजार लो। अगर साड़ी में भी कंफर्टेबल नहीं हो तो बिना साड़ी के भी सो सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, उसने शरारत और गंभीरता के मिले जुले अंदाज में कहा, और खुद तौलिया उठाकर बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। जबकि उसकी ये बेबाक बात सुनकर अनबी के कानों से धुआं निकल गया था। चेहरा शर्म और गुस्से से दहकने लगा। तुम्हें मैंने इतनी इजाज़त नहीं दी कि तुम मेरे साथ इस तरीके की बात करो। ये इजाज़त तो तुम मुझे 5 साल पहले ही दे चुकी हो अनबी, जब वकील के सामने तुमने कोर्ट मैरिज के पेपर पर साइन किए थे, तब से ही। वो मेरी गलती थी। अनबी मुंह फेर गई, क्योंकि वो बड़ी ही बेबाक नज़रों से उसके खूबसूरत वजूद को निहार रहा था। नादानी कहो या कुछ भी, लेकिन अब तुम मेरी हो, और आज हमारी विदाई हुई है, तो विदाई के बाद कौन सी रात आती है ये तो तुम्हें भी पता होगा। तो इस हिसाब से मैं तुम पर अब पूरा पूरा हक रखता हूँ। ये कहकर अनबी को गुस्से से तिलमिलाता छोड़कर वो बाथरूम में घुस गया। अनबी काफ़ी देर तक उन कपड़ों को देखती रही। उसे बार बार गुस्सा आ रहा था कि वो आर्यब के कपड़े कैसे पहन सकती है, लेकिन साड़ी की पिनें अब उसे चुभने लगी थीं। थोड़ी देर बाद जब आर्यब नहाकर बाहर आया तो वो सिर्फ ट्राउजर में था, और उसके गीले बालों से पानी की बूंदें उसके चौड़े कंधों पर गिर रही थीं। अनबी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जल्दी से कपड़े उठाकर बाथरूम में बंद हो गई। जब वो बाहर निकली तो आर्यब बिस्तर से टिक कर बैठा एक फाइल देख रहा था, मगर जैसे ही उसकी नज़र अनबी पर पड़ी, फाइल उसके हाथ से छूटकर लगभग नीचे गिर गई। आर्यब की काली शर्ट अनबी को काफ़ी बड़ी हो रही थी, जिसकी बाहें उसने मोड़ रखी थीं। काली लोर और बिखरे हुए गीले भूरे बालों में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका धुला हुआ चेहरा बिना मेकअप के इतना मासूम लग रहा था कि एक पल के लिए आर्यब की धड़कन थम सी गई। आर्यब धीरे से बिस्तर से उतरा और अनबी की तरफ बढ़ने लगा। अनबी ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर पीछे दीवार ने उसे रोक दिया। आर्यब ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए और उसकी ओर देखते हुए रुक गया। तुमने कहा था कि करीब नहीं आओगे आर्यब। अनबी की सांसें तेज होने लगी थीं। मैंने ये भी कहा था कि मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता, आर्यब ने धीमी आवाज़ में कहा। तुम्हारी ये बेरुखी और ये गुस्सा सब झूठ है अनबी। तुम्हारी आंखें आज भी वही कहती हैं जो 5 साल पहले कहती थीं। आर्यब का हाथ धीरे से अनबी के बालों की तरफ बढ़ा तो अनबी ने तुरंत उसे झटक दिया। इस सब का अब कोई फ़ायदा नहीं आर्यब, मुझे छोड़ो। मैं यहाँ सिर्फ बड़ों की वजह से रुकी हूँ, और अब हमारे बीच ये सब कभी नहीं होगा। उसने उसे धक्का देकर खुद को उससे अलग कर लिया। अनबी तेजी से बिस्तर की ओर बढ़ी और बाहर रखे अतिरिक्त तकिए उठाकर बिस्तर के बिल्कुल बीच में एक लंबी कतार बना दी, जैसे कोई सीमा खींच दी हो। ये लाइन देख रहे हो ना, उस पार तुम रहोगे और इस पार मैं। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। उसने वही पुरानी जिद दिखाई तो आर्यब ने गहरी सांस ली और बिस्तर की दूसरी तरफ लेट गया। अनबी, ये सब तुम्हें थोड़ा बचकाना नहीं लग रहा? बचकाना हो या ना हो, बस वादा करो कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे, आर्यब ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है, वादा रहा, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने शांत स्वर में कहा और एसी का रिमोट उठाकर तापमान बिल्कुल कम कर दिया ताकि कमरे में कड़ाके की ठंड फैल जाए। अनबी ने गुस्से से उसे देखा और कंबल ओढ़कर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसे नहीं पता था कि आर्यब की ये खामोशी किसी आने वाले तूफान की शुरुआत है। कमरे में एसी की ठंडी हवाओं ने गहरा सन्नाटा फैला रखा था।
मगर उस सन्नाटे के पीछे दो दिलों का शोर था जो एक दूसरे की नज़दीकी के लिए तरस रहे थे। अनबी ने खुद को कंबल में अच्छी तरह लपेट रखा था, लेकिन ठंड उसके पूरे शरीर में उतर रही थी। नींद की आगोश में जाते ही उसके अहंकार की दीवारें ढहने लगी थीं। जैसे जैसे रात बीतती गई, वो अनजाने में उन तकियों की लाइन को पार करने लगी थी जो उसने खुद बनाई थी। आर्यब, जो सारी रात जाकर उसे देखता रहा था, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि अनबी ठंड से बचने के लिए सरकते सरकते उसके करीब आ गई है और अपना सिर उसके कंधे पर टिका लिया है। तो उसने बहुत धीरे से अपने हाथ को उसके चारों ओर फैला दिया, जैसे किसी अनमोल चीज को दुनिया की नज़रों से बचाकर रख रहा हो। फिर उसने अपना चेहरा अनबी के बालों के पास टिका लिया, जहाँ से अब भी उसके शैम्पू की हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो अनबी की आंख खुल गई। उसे अपने चारों ओर एक अनजानी गर्माहट और मजबूत घेरे का एहसास होने लगा। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नज़र आर्यब के शांत चेहरे पर पड़ी, जो अब भी उसे अपनी बाहों में लिए सो रहा था। अबनी का सर आर्यब के ठीक दिल वाली जगह पर रखा हुआ था, जहाँ से आर्यब की धड़कन की आवाज़ वो बहुत अच्छे से सुन पा रही थी। आर्यब के बदन से उठती हल्की महक एक पल के लिए उसके होश डगमगाने लगी, लेकिन अगले ही पल अनबी का दिल जोर से धड़का और वो एक झटके से पीछे हट गई, जिससे कि आर्यब की आंख भी खुल गई थी। तुम बहुत बदतमीज हो और बहुत ही बादत तोड़ने वाले इंसान हो आर्यब। मैंने तुमसे कहा था कि इस लाइन को पार मत करना। अनबी ने बिस्तर पर बैठते हुए गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले भाव से कहा। आर्यब ने आंखें मलते हुए एक गहरी जम्हाई ली और शरारत से उसकी ओर देखने लगा। अगर मैंने इस कमरे में कैमरे लगवाए होते तो तुम अपनी आंखों से देख पाती कि लाइन किसने पार की थी। ठंड के मारे तुम खुद मेरे पास आई थी अनबी। अब अपनी गलती मुझ पर मत डालो। आर्यब ने बिस्तर से उतरते हुए उसे छेड़ा। अनबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्दों ने उसका साथ नहीं दिया। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और सरला जी अंदर आ गईं। उनके हाथ में एक खूबसूरत जोड़ा था जिस पर बहुत बारीक कढ़ाई की गई थी। बेटा अनबी, ये तुम्हारे लिए नए कपड़े हैं। इन्हें पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ और जल्दी से नीचे आ जाओ। तुम्हारे मायके से सब लोग आ चुके हैं। उन्होंने प्यार से अनबी के सिर पर हाथ फेरा और कपड़े बिस्तर पर रखकर चली गईं। अनबी ने उस जोड़े को देखा। वो बही गुलाबी रंग का था, जो रंग आर्यब को बहुत पसंद था। अनबी भारी मन से वॉशरूम चली गई और जब तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली तो आर्यब वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। गुलाबी शलवार कमीज, गीले बालों और माथे पर छोटी सी बिंदी के साथ वो बिल्कुल वही अनबी लग रही थी जिस पर आर्यब 5 साल पहले दिल हार बैठा था। आर्यब की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई थीं। तुम्हें याद है अनबी, जब तुम पहली बार छिपकर मेरे घर आई थी तब तुमने बिल्कुल यही रंग पहना था। आर्यब ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में अब मजाक नहीं था, बल्कि गहरा प्यार था। अनबी का हाथ दुपट्टा ठीक करते हुए एक पल को रुक गए। वो समय बीत चुका है आर्यब, अब उन बातों का कोई फायदा नहीं। नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए, उसने नजरें चुराते हुए कहा। आर्यब ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके माथे पर झूल रही एक बिखरी लट को उंगली से पीछे करने लगा। क्या हम सच में पहले जैसे नहीं हो सकते? क्या वो एक हादसा हमारी पूरी जिंदगी पर हावी रहेगा? आर्यब के सवाल ने अनबी को भीतर तक बेचैन कर दिया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना कोई जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गई। नीचे हॉल में दोनों परिवार नाश्ते की मेज पर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। अनबी और आर्यब ने सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका हो, मगर उनकी आंखों में छिपा तनाव बड़ों की नज़रों से छिप नहीं सका था। हमने सोचा है कि रिसेप्शन की रस्म कल या परसों ही रख ली जाए, सागर जी ने निवाला तोड़ते हुए सुझाव दिया तो सब उनकी ओर देखने लगे। नहीं पापा, इतनी जल्दी क्या है, हम 1-2 दिन बाद रखेंगे ताकि तैयारियां अच्छे से हो सकें। मैं चाहता हूं कि ये रिसेप्शन सबको याद रखे। आर्यब ने अनबी की तरफ देखते हुए अर्थपूर्ण अंदाज में कहा। अनबी ने महसूस किया कि आर्यब इन 1-2 दिनों में उसे फिर से अपने प्यार की ओर खींच लेना चाहता है, और यही वो डर था जो उसे भीतर ही भीतर परेशान कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो आर्यब के इस प्यार के सामने अपनी नाराज़गी और नफरत को कायम रख पाएगी या नहीं। रिसेप्शन की शॉपिंग के लिए जब आर्यब ने गाड़ी निकाली तो अनबी का दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। आर्यब ने गाड़ी में वही पुरानी गजल लगा रखी थी जो 5 साल पहले उनके हर सफ़र का हिस्सा हुआ करती थी। तेरी आंखों में जो ठहर जाऊं तो घर सा लगे, तेरे बिना ये दिल हर पल सफ़र सा लगे। तेरी सांसों की गर्मी में खो जाता हूँ मैं, तेरे बिना हर मौसम बेअसर सा लगे। तू पास हो तो हर दर्द भी अपना लगे, तेरे बिना ये जहाँ भी अजनबी सा लगे।
अनवी ने खिड़की के बाहर देखते हुए खुद को सामान्य रखने की कोशिश की, मगर आर्यब की नज़रें लगातार साइड मिरर से उसका पीछा कर रही थीं। तुम्हें याद है अनवी, जब हम कॉलेज से लौटते हुए इसी रास्ते से गुजरते थे, और तब तुम हमेशा एक ही बात कहा करती थी कि काश काश ये रास्ता कभी ख़त्म न हो। आर्यब ने गियर बदलते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अनवी ने एक ठंडी सांस भरी और तीखे अंदाज में जवाब दिया, रास्ते तो ख़त्म नहीं हुए आर्यब, बस उन पर चलने वाले लोग बदल गए हैं। अब मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्यब ने गहरी सांस लेते हुए एक नज़र उस पर डाली और चुपचाप गाड़ी एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने रोक दी। मॉल के अंदर जाते ही वो उसे एक ऐसे बुटीक में ले गया जहाँ सिर्फ वेडिंग ड्रेसेस थीं। अनवी की नज़र एक सुनहरी कढ़ाई वाली मैक्सी पर पड़ी जो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल थी, मगर जैसे ही उसने उसकी कीमत देखी वो पीछे हट गई। आर्यब उसकी आंखों की चमक पड़ चुका था। उसने सेल्स गर्ल को इशारा किया कि वही ड्रेस ट्रायल के लिए दे दे। मैं ये नहीं पहनूंगी आर्यब, ये बहुत भारी है। अनवी ने हल्का सा विरोध किया, मगर आर्यब ने उसका हाथ पकड़कर उसे ट्रायल रूम की ओर बढ़ा दिया। तुम्हारे लिए मेरे प्यार से ज़्यादा भारी कुछ भी नहीं अनवी, जाओ और इसे पहनकर दिखाओ। आर्यब के स्वर में वही पुराना अपनापन था जिसके सामने अनवी हमेशा हार जाती थी। जब वो थोड़ी देर के बाद उस सुनहरी ड्रेस में बाहर निकली तो पूरे बुटीक में जैसे रोशनी सी फैल चुकी थी। आर्यब उसे देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी का भी दिल पिघला सकती थी। आर्यब धीरे धीरे उसके करीब आया और उसके गले में पड़ी चैन को ठीक करने लगा। जब उसकी उंगलियां अनवी की गर्दन से छुईं तो उसके पूरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसा सपना मैंने पिछले 5 सालों से देखा है, मेरी दुल्हन, मेरी अनवी। आर्यब ने उसके कानों के पास धीमे स्वर में कहा, तो अनवी की सांसें जैसे थम सी गईं। वो उसे दूर धकेलना चाहती थी, मगर उसके हाथ आर्यब की शर्ट को कसकर पकड़े रह गए। आर्यब, ये सब मत करो, मैं ये सब नहीं भूल सकती जो वो हुआ था, उसने धीमी और कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। आर्यब ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच में सच कह रही हो ना तुम? क्या तुम्हारा दिल भी यही कहता है? उस पल बुटीक की खामोशी में छिपी बेचैनी इतनी गहरी थी कि अनवी को लगा वो अभी सब सच बता देगी, मगर उसने खुद को संभाला और अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। शॉपिंग के बाद आर्यब उसे उसके पसंदीदा आइसक्रीम पार्लर ले गया। वहां बैठकर जब अनवी आइसक्रीम खा रही थी तो उसके होंठों के किनारे पर थोड़ी सी क्रीम लग गई। आर्यब ने टिश्यू उठाने की बजाय हाथ बढ़ाकर उंगलियों से साफ कर दिया तो अनवी जैसे एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उसके दिल की धड़कनें उसे अपने कानों में सुनाई देने लगी थीं। अब भी कहोगी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? आर्यब ने उसके लाल पड़ते चेहरे को देखकर पूछा। अनवी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से की लाली एक साथ आई थी। तभी वहां से गुजरते हुए आर्यब के कुछ पुराने दोस्तों की नज़र उन दोनों पर पड़ गई। अरे, तो आखिरकार तुम दोनों फिर से एक हो गए। हमें तो लगा था उस रात के बाद सब खत्म हो गया था। गाड़ी में वापस आते समय अनवी के मन में वही सवाल बार बार घूम रहा था कि आर्यब के दोस्त किस रात की बात कर रहे थे। क्या वे उनकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानते थे? आर्यब गाड़ी काफ़ी तेज चला रहा था और उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। रिसेप्शन की रात हॉल में कदम रखते ही अनवी को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। उसकी सुनहरी मैक्सी की चमक हॉल की रोशनियों के साथ मिलकर उसे किसी राजकुमारी जैसा रूप दे रही थी, मगर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दे रही थी। आर्यब उसके साथ खड़ा हल्के भूरे रंग के 3 पीस सूट में बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसका हाथ अनवी की कमर पर टिका हुआ था, जैसे वो पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता हो कि ये औरत सिर्फ उसकी है और अब उसे कोई उससे दूर नहीं कर सकता। स्टेज पर बैठे हुए अनवी ने महसूस किया कि आर्यब के दोस्तों का वही समूह पास से गुजरते हुए आपस में धीमी आवाज़ में बातें कर रहा था। देखो यार, कितना प्यारा कपल है, आखिर इन्हें इनका प्यार मिल ही गया, वरना उस रात जो हंगामा हुआ था मुझे तो लगा था कि आर्यब उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्त की ये बात अनवी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी थी। माफ़ नहीं करेगा? मगर किसे? क्या आर्यब को उसे माफ़ करना था या उसे आर्यब को? अनवी का दिल तेजी से धड़कने लगा था और उसने आर्यब की ओर देखा जो मुस्कुराकर लोगों से सामान्य अंदाज में मिल रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसके जबड़े खिंचे हुए थे और उसके हाव भाव बता रहे थे कि उसने भी ये सब सुन लिया है। फंक्शन के ख़त्म होने के बाद जब वे दोनों वापस उसी कमरे में पहुंचे तो आज कमरे का माहौल बहुत बदला हुआ था। लाल फूलों की खुशबू और मध्यम रोशनियों ने अनवी के होशो हवास को सुन कर दिया था। वो घबराकर चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ मुड़ने लगी, मगर आर्यब ने एक झटके से उसका बाजू थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लिया।
कहाँ जा रही हो जान? आज कोई लकीर नहीं होगी और ना ही कोई तकिया हमारे बीच आएगा। आर्यब की आवाज़ में वो शिद्दत थी जो अनबी ने 5 साल पहले महसूस की थी। आर्यब प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं वो सब भूलना चाहती हूँ। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अनबी ने तड़प कर कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। कब तक अनबी, कब तक हम एक दूसरे से दूर भागेंगे? तुम मेरी बिहाता हो, मेरी बीवी हो। मैंने 5 साल तुम्हारे एक स्पर्श को लिए तड़प कर गुजारे हैं। अब मैं और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आर्यब ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में झांक कर देखा, जहां मोहब्बत और खौफ की जंग जारी थी। फिर आर्यब ने बहुत धीरे से उसके सिर से दुपट्टा सरकाया और उसके माथे पर अपने लब रख दिए तो अनबी का पूरा वजूद कांप उठा था। उसका विरोध दम तोड़ने लगा क्योंकि आर्यब की कुर्बत का जादू उसके 5 साल पुराने गुस्से पर हावी हो रहा था। आर्यब ने उसकी गर्दन पर झुककर उसके कान के पास सरगोशी की। तुम इस सुनहरे ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल चाहता है तुम्हें बस देखता रहूं, देखता रहूं। क्या तुम वाकई मुझसे नफरत करती हो अनबी? सिर्फ एक बार कह दो। वो उसके कान में सरगोशी करते हुए धीरे से उसके कान को अपने लबों से छू गया था, जबकि उसके हाथ अनबी की कमर पर धीरे धीरे शरारत करते हुए ऊपर की ओर उठ रहे थे। आर्यब का ये स्पर्श अनबी को सहन नहीं हो रहा था। बर्दाश्त करते हुए भी अनबी की सिसकियां निकल गई थीं। उसने अपने हाथ आर्यब के चौड़े कंधे पर जमा दिए और उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया। अनबी की गहरी सांसें और उथल पुथल करती तेज धड़कनें आर्यब को एक हल्का सा इशारा दे गई थीं और फिर वो बड़ी मदहोशी के आलम में उसके नरम होठों पर झुकता उसे बेबस कर गया था। और जब आर्यब होठों से नीचे तक का सफ़र तय करने लगा तो शर्म से लाल होती अवनी ने अपना रुख फेर लिया था। बड़ी नरमी से उसके कंधे से स्ट्रिप्स खोलते वो अपने होठ वहाँ पर रखते अपने प्यार की मोहर वहाँ पर भी लगा गया। और जब आर्यब ने उसकी ड्रेस की जिप खोली तो अनबी ने मना नहीं किया था, बल्कि घूमते हुए उसके सीने से लिपट गई थी। वो सब कुछ भूल गई थी, अपना गुस्सा, नाराज़गी, सब कुछ। याद था तो बस ये कि उसके सामने उसका महबूब, उसका पति आर्यब खड़ा है, जिसके लिए वो पिछले 5 सालों से तड़प रही थी। वो उसे अपनी बाहों में भरता हुआ उसे लेकर बेड पर आया और लाइट को बंद करता वो उसके नरम वजूद में डूबता चला गया। और उस रात उन दोनों के बीच की तमाम लकीरें मिट गई थीं, तमाम तलखियाँ आर्यब के प्यार की तपिश में पिघल गई थीं और वे दोनों एक दूसरे के वजूद में गुम हो गए। बरसों की तड़प एक रात में बह गई थी। अगली सुबह अनबी की आंख खुली तो सूरज की तेज रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। उसने खुद को आर्यब की मजबूत बाहों, मगर जैसे ही रात का उससे एक एक पल याद आया, उसका दिल अतीत की तलखियों से दोबारा भरना शुरू हो गया था। वो रोते हुए बेड से उठने लगी तो आर्यब ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपनी ओर खींच लिया। क्या हुआ अनबी, अब क्यों रो रही हो? आर्यब ने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था आर्यब, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया था। मैं उन 5 सालों की बदनामी और तन्हाई नहीं भूल सकती जो मैंने तुम्हारी नादानी की वजह से काटी है। अनबी ने रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो आर्यब का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने उसे कंधों से पकड़कर अपने सामने बिठाया। आखिर तुम सब भूल क्यों नहीं जाती? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम आज तक मुझे माफ़ नहीं कर पा रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था अनबी। क्या उस दिन उस बारिश में गलती सिर्फ मेरी थी? एक बार बता दो। हम दोनों ही नादान थे अनबी, हमारी उम्र ही क्या थी उस वक्त? आर्यब की आवाज़ में अब दुख और पछतावा था। नादानी? आर्यब, तुमने मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की थी, तुमने मेरे ख़ानदान की इज्जत उछाली थी। मैं 5 साल अपने घर से दूर रही, लोग मुझे ताने देते रहे कि शादी के बाद विदाई क्यों नहीं हुई। अनबी ने चिल्लाते हुए कहा तो आर्यब ने उसके पैर पकड़ लिए और ज़मीन पर बैठ गया। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ अनबी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती की, मगर क्या तुम इन 5 सालों का बदला हमारी पूरी ज़िंदगी से लोगी? क्या तुम्हें याद नहीं वो सब जो 5 सालों से हमारे बीच था? आर्यब के सवाल के साथ ही कहानी एक नए मोड़ पर मुड़ गई थी। 5 साल पहले शाम के साए गहरे हो रहे थे और अनबी अपने घर की छत पर गीले कपड़े उतार रही थी, मगर उसकी नज़रें बार बार बराबर वाले घर के टेरेस पर जा रही थीं। अनबी अभी सिर्फ सेकेंड ईयर में थी। मासूम चेहरा, लंबे बाल जो उसकी कमर पर लहराते थे, उसे देखकर किसी के दिल की भी धड़कन रुक सकती थी। अचानक दीवार की दूसरी तरफ से हल्की सी सीटी की आवाज़ आई और आर्यब का हंसता हुआ चेहरा सामने आ गया। कितनी बार कहा है अनबी कि जब बाल गीले हों तो छत पर मत आया करो, क्योंकि मेरा दिल काबू में नहीं रहता, आर्यब ने शरारत से कहा। उसकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, बस अभी अभी यूनिवर्सिटी में कदम रखा था, मगर अनबी के लिए उसका दिल बरसों से धड़क रहा था। अनबी ने शर्मा कर रुख मोड़ लिया
अनबी ने शर्माकर रुख मोड़ लिया और दुपट्टे को सिर पर ठीक करने लगी। तुम बड़े बदतमीज हो आर्यब, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? और वैसे भी भाई घर पर हैं, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसने दबी आवाज में कहा। तो आर्यब ने एक लंबी छलांग लगाकर बीच की छोटी सी दीवार पर पांव रख दिए। तुम्हारे भाई से कौन डरता है? मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं सीना तान कर तुम्हारे घर आऊँगा और कहूँगा कि अनबी मेरी है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? आर्यब की आंखों में उस वक्त एक सच्ची तड़प और कम उम्री वाला जुनून था। अनबी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने कपड़ों का टोकरा उठाया और वहां से भागने लगी। पागल हो तुम आर्यब, उसने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराने लगी। अगली सुबह जब अनबी कॉलेज जाने के लिए घर से निकली तो आर्यब अपनी बाइक लिए गली के कोने पर ही खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने अनबी को देखा वो बाइक स्टार्ट करके उसके बराबर में ले आया। चलो आ जाओ, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, आर्यब ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। पागल हो गए हो क्या? भाई पीछे ही आ रहे होंगे, तुम जाओ यहाँ से। अनबी ने घबराकर इधर उधर देखा। तुम्हारे भाई अभी नाश्ता कर रहे हैं, मैंने खिड़की से देख लिया था। आ जाओ वरना मैं अभी यहीं गली में शोर मचा दूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आर्यब की मासूम सी धमकी काम कर गई थी। अनबी ने डरते डरते बाइक की पिछली सीट पर कदम रखा और आर्यब ने तुरंत ही एक्सीलेटर घुमा दिया तो हवा अनबी के दुपट्टे को उड़ाने लगी और आर्यब बाइक के शीशे में बार बार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आर्यब प्लीज़ धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। अनबी ने आर्यब के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा तो उसे एक स्पर्श ने आर्यब के पूरे वजूद में करंट दौड़ा दिया था। डरो मत अनबी, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने बाइक एक शांत पार्क के पास रोक दी जो कॉलेज के ही रास्ते में था। हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? मुझे देर हो रही है, अनबी ने घड़ी देखते हुए कहा। सिर्फ 5 मिनट अनबी, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। आर्यब ने बाइक खड़ी की और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अनबी मैं जानता हूँ हम अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए, हमें बहुत कुछ करना है, मगर मैं तुम्हारे बगैर अपनी ज़िंदगी का एक पल भी ख्याल नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे वादा करती हो चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी? आर्यब ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा तो अनबी ने उसकी मासूम आंखों में देखा जहाँ सिर्फ उसके लिए मोहब्बत थी। मैं वादा करती हूँ आर्यब, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं सिर्फ तुम्हारी रहूँगी, उसने बेहद संजीदगी से कहा। उन्हें मालूम नहीं था कि ये वादा आने वाले 5 सालों में उनके लिए कितनी बड़ी आजमाइश बनने वाला है। जब अनबी घर वापस आई तो उसके पता चला कि उसकी बड़ी बहन की शादी की डेट रखी जा चुकी है और अभी से तैयारियां शुरू हो गई थीं। पिंक कलर का जोड़ा है अनबी, तुम पर बहुत जचेगा, उसकी माँ ने उसे एक सूट दिखाते हुए कहा। तो अनबी के दिमाग में फ़ौरन आर्यब का ख्याल आया। वो जानती थी आर्यब को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। उसने फ़ोन उठाया और मैसेज टाइप करने लगी। दीदी की मेहंदी पर मैं पिंक पहनूंगी, तुम आओगे ना? आर्यब का फ़ौरन जवाब आया। मैं तुम्हारे भाई की वजह से घर तो नहीं आ सकता, मगर मैं तुम्हें इस कलर में देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे घर आना होगा अनबी, सिर्फ एक बार मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम आओगी ना अनबी? अनबी का दिल धक से रह गया। आर्यब के घर जाना खतरनाक था, मगर उसकी मोहब्बत उसे हर खतरा मोल लेने पर उकसा रही थी। और आखिरकार मेहंदी की रात भी आ गई। मेहंदी की रात थी और पूरा घर ढोलक की थाप और खुशबुओं से महक रहा था, मगर अनबी का दिल कहीं और ही अटक रहा था। उसने गुलाबी रंग का वो जोड़ा पहना हुआ था जिस पर चांदी का काम था। बालों में गजरे सजे थे और आंखों में आर्यब से मिलने की बेचैनी थी। वो बड़ी सफाई से पिछले दरवाजे से निकलकर आर्यब के घर की तरफ भाग गई। गली के छोटे से सफ़र में उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। आर्यब अपने कमरे की बालकनी में खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनबी कमरे में दाखिल हुई, आर्यब उसे देखकर जहाँ था वहीं पर स्तब्ध रह गया। गुलाबी रंग उसके रूप पर जैसे निखार की चरम कर रहा था। अनबी तुम तो बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही हो, आर्यब ने धीमे लहजे में कहा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अनबी ने शर्माकर नजरें झुका ली। उसके गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई थी। मुझे वापस जाना है, अगर किसी को पता चल गया तो मेरा खून हो जाएगा, उसने हाँफते हुए कहा। तो आर्यब ने करीब आकर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसके पोरों पर लगी मेहंदी की खुशबू आर्यब के हवास पर छाने लगी थी। खून तो मेरा हो रहा है अनबी, तुम्हें इस रूप में देखकर, आर्यब ने शरारत से कहा और फिर बहुत धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। अनबी ने घबराकर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया था। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी उठती गिरती लंबी घनी पलकें और धीरे धीरे कांपते हुए उसके गुलाबी होंठ आर्यब का इम्तिहान ले रहे थे। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। फिर बड़ी शिद्दत से वो उसके नरम होठों को अपनी उंगली के पोर से मसल गया था कि अनबी की एक गहरी सिसकी निकल गई। आर्यब ये क्या कर रहे हो?
उसकी आवाज़ कांप गई थी। कुछ नहीं, बस इस लम्हे को अपनी आंखों में कैद कर रहा हूँ। आर्यब ने उसके कान के करीब झुककर सरगोशी की। इस लम्हे उन्हें न जमाने का खौफ था और न ही आने वाले कल की फिक्र। आर्यब ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी पिक्स बनाने लगा। तुम्हें पता है अनवी, जब तुम ऐसे शर्माती हो तो मेरा दिल चाहता है कि मैं वक्त को यहीं रोक दूं। आर्यब ने कैमरे के क्लिक के साथ कहा तो अनवी उसे छेड़ने लगी। अच्छा जी, और फिर पढ़ाई का क्या होगा? तुम तो कहते हो कि तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। आर्यब ने हंसकर उसका हाथ दोबारा थामा और उसे अपने करीब कर लिया। तुम्हारी मोहब्बत मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देती है अनवी, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। उनके बीच ये हंसी मजाक और मासूम बातें जारी थी कि अचानक नीचे गली में किसी के चलने की आवाज़ आई और अनवी का रंग पीला पड़ गया। आर्यब, भाई आ गए, शायद मुझे जाना होगा। वो तड़प कर उसकी बाहों से निकल गई थी। आर्यब ने उसे रोकना चाहा, मगर वो तेजी से सीढ़ियों की ओर भाग गई थी। जाते जाते वो मुड़ी और आर्यब को देखकर मुस्कुरा दी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसका भाई लॉन्च में खड़ा था। उसकी नज़रें शक से भरी हुई थी। तुम कहाँ से आ रही हो अनवी इस वक्त? और तुम्हारी सांसें इतनी तेजी से क्यों चल रही हैं? कहाँ गई थी इस वक्त? किससे मिलने गई थी? भाई के सवाल ने अनवी के पैरों तले से जमीन जैसे खींच ली थी। वो मैं बस पीछे टेरेस पर गई थी, थोड़ी हवा खाने। उसने झूठ बोल दिया, मगर उसका दिल कह रहा था कि खतरे की घंटी बज चुकी है। उसी रात अनवी को आर्यब की कॉल आई। अनवी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। आर्यब की आवाज़ में आज पहले वाली शरारत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर था। नहीं आर्यब, हमने शादी करने का फैसला किया है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। अनवी ने उसे दिलासा दिया, मगर वो नहीं जानती थी कि उनका ये प्यार बहुत जल्द एक ऐसी आग से गुजरने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। अगले कुछ दिनों तक यश ने उस पर कड़ी नज़र रखी थी और उसे कॉलेज भी खुद छोड़ने जाया करता था, क्योंकि एक दिन उसने उन दोनों को टेरेस पर बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। वे दोनों अब सिर्फ मोबाइल के जरिए ही संपर्क में थे। इसी दौरान उन्होंने छिपकर शादी करने का फैसला कर लिया और फिर एक दिन सच में आर्यब उसे लेकर कोर्ट पहुंचा था, जहां उन्होंने अपने कुछ दोस्तों की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज कर लिया। अनवी के कहने पर वो उसे एक मंदिर लेकर गया, क्योंकि अनवी मंदिर में भी शादी करना चाहती थी। मंदिर में पंडित जी के सामने 7 फेरे लेते समय अनवी के हाथ पैर कांप रहे थे। मांग में सिंदूर भरते और गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए आर्यब की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि अनवी का चेहरा घबराहट से पीला पड़ता जा रहा था। विवाह की रस्में पूरी होने और पंडित जी के चले जाने के बाद जब मंदिर के छोटे से कक्ष में सन्नाटा छा गया था तो अनवी को लगा जैसे अनवी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेल दिया हो। आर्यब आगे बढ़ा और उसने उसके ठंडे हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, मगर अनवी के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। अनवी, अब तुम मेरी पत्नी हो, हमेशा के लिए, आर्यब ने धीमे स्वर में कहा। तो अनवी ने गहरी सांस ली और अपनी कलाई छुड़ाने लगी। आर्यब, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने घर पर कहा था कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा देर गायब रही तो भैया को शक हो जाएगा। वो घबराहट में अपना दुपट्टा ठीक करने लगी थी। तुम इतना डर क्यों रही हो? अब तो हम शादी कर चुके हैं। आर्यब ने उसे समझाने की कोशिश की। कौन सी शादी आर्यब? अनवी ने बेचैनी से उसकी ओर देखा। मंदिर में हुई ये शादी सिर्फ हमारे बीच का सच है। दुनिया की नज़र में और मेरे भाई की नज़र में मैं अब भी वही पुरानी वाली अनवी हूँ, जिसकी शादी कहीं और करने के सपने देखे जा रहे हैं। मेरा इरादा बस इतना था कि हम शादी कर लें, ताकि मुझे ये सुकून रहे कि मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। मगर अब मुझे घर जाना है, मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता सकती। आर्यब ने थोड़ी निराशा के साथ सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है अनवी, जैसा तुम कहो। मैं तुम्हें घर के पास छोड़ देता हूँ, तुम चुपचाप अंदर चली जाना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम सही समय का इंतजार करेंगे और फिर सबको बता देंगे। गाड़ी में जाना खतरनाक है, हो सकता है वो सामने वाले रास्ते से आ रहा हो। हमें पीछे के कच्चे रास्ते से निकलना होगा। बाहर बादल जोर जोर से गरज रहे थे। वो अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वे एक छोटे से मकान के सामने रुके, जहाँ एक बल्ब जल रहा था। आर्यब ने घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। बाबा जी, हम थोड़ी देर के लिए शरण ले सकते हैं? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। आर्यब ने अनवी को अपने पीछे करते हुए कहा। बुजुर्ग ने दोनों को शक भरी नज़रों से देखा। उनके भीगे हुए कपड़े और घबराए चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे थे। कौन हो तुम लोग? इस वक्त इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारा आपस में क्या रिश्ता है? उन्होंने सख्त स्वर में पूछा। ये मेरी पत्नी है, आज ही हमारी मंदिर में शादी हुई है, आर्यब ने जल्दी से जवाब दिया।
बुजुर्ग की नज़र अनबी के सहमे हुए चेहरे पर पड़ी और उसके होंठों पर हल्की व्यंग भरी मुस्कान आ गई। शादी हुई है, कोई सबूत है? और अगर पति पत्नी हो तो इस तरह चोरों की तरह भाग क्यों रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे आवारा लड़के लड़कियों को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। कौन जाने सच बोल रहे हो या झूठ। निकलो यहाँ से। इतना कहकर उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अनबी को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। अपमान का यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। अब वो दोनों सड़क किनारे बने एक पुराने बस स्टॉप के नीचे खड़े थे, जिसकी टूटी हुई छत से लगातार पानी टपक रहा था। अनबी ठंड और डर से कांप रही थी। आर्यव ने उसे देखा तो उसका दिल भर आया। वो आगे बढ़ा और उसे अपने पास लाकर अपनी बाहों में सटाकर ठंड से बचाना चाहा। उसने उसे अपनी ओर खींचना चाहा, लेकिन अनबी ने झटके से उसे पीछे धकेल दिया। मुझे हाथ मत लगाना आर्यव। अनबी की आवाज़ कांप रही थी। आर्यव एक पल के लिए ठिठक गया और फिर उसके चेहरे पर झुंझलाहट उभर आई। अनबी, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो बस तुम्हें संभाल रहा था। हमारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है, आर्यव ने कहा। और ये सुनते ही अनबी की आंखों से आंसू बह निकले। कौन सा हक आर्यव? हम सड़क पर खड़े हैं, लोग हमें गंदी नज़रों से देख रहे हैं, हमें घरों से निकाला जा रहा है और तुम्हें अपने हक की पड़ी है। जरा हमारी हालत का भी ख्याल करो। इस वक्त तुम्हारा ये हक जताना मुझे और भी अपमानित महसूस करवा रहा है। क्या मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मैं सड़कों पर ठोकरें खाती फिरूं? आर्यव का दिल जैसे चीर गया। मैं तो बस तुम्हारी रक्षा करना चाहता था अवनी। अनबी हिचकियां लेकर रोने लगी। रक्षा ऐसे नहीं होती आर्यव, मुझे घर जाना है, मुझे इस मुसीबत से निकालो। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। बिजली की तेज कड़क के साथ दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स चमकती हुई दिखाई दी और अनबी की धड़कन जैसे रुक गई। वो गाड़ी सीधे उसी बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी। आर्यव समझ गया था कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। जैसे ही गाड़ी पास आकर रुकी, अनबी ने पहचान लिया कि ये उसके भाई यश की गाड़ी है। यश गाड़ी से बाहर निकला। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। बारिश में भीगा हुआ वो किसी बेकाबू शेर की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। पास आते ही उसने बिना कुछ कहे आर्यव का कॉलर पकड़ लिया और एक जोरदार झटके से उसे बस स्टॉप से बाहर खींचकर कीचड़ में फेंक दिया। अनबी के मुंह से चीख निकल गई। भैया, मेरी बात सुनिए। वो आगे बढ़ी और यश का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन यश ने उसे तिरस्कार से पीछे धकेल दिया। चुप, आज के बाद तुम्हारी आवाज़ मेरे सामने कभी नहीं गूंजेगी। हमारी इज्जत को तुमने आज इस सड़क पर मिट्टी में मिला दिया। यश की आवाज़ में ऐसा दर्द था कि अनबी का पूरा शरीर कांप उठा। आर्यव लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपनी शर्ट की जेब से कागज निकालने लगा, जो कुछ देर पहले तक उनकी खुशियों की सबसे बड़ी निशानी था। यश भैया, हमने शादी की है, ये देखिए। आर्यव ने वो कागज आगे बढ़ाया ही था कि बारिश की एक तेज बौछार ने उसे भिगोना शुरू कर दिया। लेकिन यश ने देखने से पहले ही आर्यव के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि आर्यव का सिर घूम गया और वो कागज उसके हाथ से छूटकर सड़क पर जमा गंदे पानी में जा गिरा। शादी? तुम जैसे आवारा लड़के के साथ मेरी बहन की शादी? यश ने गुस्से में उसे एक लात मारी और फिर उसकी शर्ट पकड़कर दीवार से सटा दिया। तुमने क्या सोचा था? मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर चैन से जी लोगे? अनबी पागलों की तरह आर्यव की तरफ दौड़ी। भैया, इन्हें छोड़ दीजिए, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, आर्यव की कोई गलती नहीं। लेकिन उसके ये शब्द यश के गुस्से में घी डालने जैसा साबित हुए। वो पलटा, उसने अनबी के बाल पकड़ लिए और उसे गाड़ी की तरफ घसीटने लगा। तुमने अपना फैसला कर लिया अनबी, अब मेरा फैसला देखना। आज के बाद अगर तुमने इस आदमी का नाम भी लिया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यश ने उसे जबरदस्ती गाड़ी की पिछली सीट पर धकेला और दरवाज़ा लॉक कर दिया। अनबी शीशे पर हाथ मारती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बाहर गरजते तूफान और यश के भयानक गुस्से के सामने उसकी हर पुकार दब कर रह गई थी। आर्यव कीचड़ में पड़े उस कागज को उठाने की कोशिश कर रहा था, जो अब सिर्फ भीगा हुआ एक टुकड़ा बनकर रह गया था। उस पर लिखी हुई बात मिटती जा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी किस्मत धुंधली पड़ती जा रही थी। यश ने अभी अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी। वो दोबारा नीचे उतरा और आर्यव के सामने आकर खड़ा हो गया। अगर दोबारा मेरी बहन के आसपास भी दिखाई दिया तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी, यश ने उंगली दिखाते हुए कहा। आर्यव का गुस्सा अब अपने आखिरी छोर पर पहुंच चुका था। उसने यश का कॉलर एक झटके से पकड़ लिया और तभी दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। तेज बारिश और गरजते बादलों के बीच दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े थे। अनबी गाड़ी से उतरकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अचानक सड़क किनारे पड़ा एक भारी लोहे का सरिया आर्यव के हाथ में आ गया। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर अनबी का दिल दहल गया।
वो सरिया उठाकर सीधे यश की तरफ बढ़ा। यश फिसल कर कीचड़ में गिर पड़ा था। अगले ही पल आर्यब पूरी ताकत से सरिया उसके सिर पर मारने वाला था। आर्यब नहीं, अनवी चीख पड़ी। वो दौड़कर बीच में आ गई, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके आर्यब ने उसे भी झटका दिया। अनवी कीचड़ में गिरी थी और उसी क्षण एक तेज बिजली चमकी और यश किसी तरह लुढ़क कर किनारे हो गया। सरिया उसके सिर के बजाय जमीन पर जोर से आकर लगा था। कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। कीचड़ में गिरी अनवी अविश्वास से आर्यब को देख रही थी। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, वही आज उसके भाई की जान लेने पर उतारू था। उसकी आंखों में प्यार की जगह डर और टूटन भर आई। तुम मेरे भाई को मार देते। उसकी आवाज़ कांपती हुई निकली थी, लेकिन आर्यब अब भी गुस्से में यश को घूर रहा था। आर्यब, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे भाई को मारने जा रहे थे। अनवी कांपती आवाज़ में उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और टूटन सब एक साथ थे। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने अपना घर, अपनी दुनिया सब छोड़ दी तुम्हारे लिए, और तुम। उसकी आवाज़ भर्रा गई। तुम मेरे भाई की जान लेने आए थे। आर्यब कुछ पल के लिए रुक गया। उसका गुस्सा जैसे अचानक ही ठंडा पड़ गया। वो यश को देख रहा था, फिर अनवी को, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अनवी, मैं। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द अटक गए। अनवी ने पीछे हटते हुए सिर ना में हिला दिया। नहीं आर्यब, अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुमने जो कर दिया है ना, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ अब कमज़ोर नहीं थी। अनवी रोते हुए उठी। उसने यश का हाथ पकड़ा, उसे सहारा दिया। उसी पल उसके अंदर सब कुछ टूट गया था। बिना पीछे देखे वो अपने भाई के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। इस बार गाड़ी सचमुच चल पड़ी। गाड़ी तेजी से कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगी। सिर्फ पीछे आर्यब रह गया था, अकेला, घायल और अपने ही नज़रों में टूटा हुआ। बारिश उसके आंसुओं को छिपा रही थी, लेकिन उसके सीने में उठ रहे दर्द को कोई तूफान दबा नहीं सकता था। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी अनवी ने मुड़कर देखा। सड़क पर खड़ा आर्यब का धुंधला साया धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, यहाँ तक कि वो पूरी तरह नज़रों से ओझल हो गया। उसे ये नहीं पता था कि उस मोड़ के बाद उनकी अगली मुलाकात पूरे 5 साल बाद होनी है। आर्यब अब भी अनवी के पैरों के पास बैठा उसे चुपचाप देख रहा था। अनवी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जैसे 5 साल पुरानी बरसात आज फिर उसके गालों पर लौट आई हो। अनवी, क्या तुम अब भी समझती हो कि उस रात मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था? आर्यब ने धीमी आवाज़ में पूछा। अनवी ने सिसकी लेते हुए कहा, तुमने उसे मारा था आर्यब। सिर्फ एक पल की चूक और सब कुछ ख़त्म हो जाता। मेरा भाई जान से चला जाता। क्या तुम्हें पता है उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। मेरी शादी को मानने से ही इनकार कर दिया गया, क्योंकि वो कागज़ तुमने खो दिया था। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन गुस्सा अब भी जिंदा था। आर्यब ने बहुत धीमी मुस्कान के साथ उसे देखा। काश तुम जान पाती कि उस रात जब यश तुम्हें लेकर चला गया था तो उसके दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया था। और अनवी की सांस अटक गई। मैं 3 दिन तक अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा, और जब होश आया तो पता चला कि तुम शहर छोड़कर जा चुकी हो। अनवी के होंठ कांप उठे। तुम अस्पताल में थे? आर्यब ने धीरे से अपने सिर के पीछे का एक पुराना निशान दिखाया। ये निशान उसी रात की याद है अनवी। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, मुझे तुमसे दूर किया गया था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। अनवी को लगा जैसे 5 साल से जिस नफरत को उसने अपने अंदर जिंदा रखा था, उसकी जड़ें अब हिलने लगी हों। आर्यब की इस बात ने अनवी के अंदर जैसे बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया था। जिस नफरत और गुस्से को उसने ढाल बनाकर खुद को बचाए रखा था, वो ढाल एक ही पल में टूट गई थी। उसने कांपते हाथों से आर्यब के चेहरे को छुआ और उसके माथे पर मौजूद पुराने जख्म के निशान पर उंगलियां फेर दी, तो उसकी सिसकियां और तेज हो गईं। आर्यब, मुझे माफ़ कर दो। मैंने 5 साल तक तुम्हें हमारी मोहब्बत का दुश्मन समझा। मुझे नहीं पता था कि तुम खुद किस हाल में थे। अनवी रोते हुए उसके सीने से लग गई, और अब उनके बीच न कोई तकिया था, न कोई दीवार और न कोई दूरी। आर्यब ने उसे इतनी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया जैसे वो उसे अपने वजूद का हिस्सा बना लेना चाहता हो। शिकायत तो मुझे तुमसे करनी चाहिए थी अनवी, कि तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। आर्यब ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अब नहीं। अब इन 5 सालों का मातम नहीं मनाएंगे। अब हमें वो जिंदगी जीनी है जो हमसे छीन ली गई थी। उसने अनवी के आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए और उसकी आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ मोहब्बत थी, और फिर बड़े ही प्यार से उसकी गीली पलकों को अपने होंठों से छू लिया। अनवी ने उसके सीने पर सिर रख दिया और आंखें बंद कर लीं, जैसे वो बरसों की थकान के बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो।
अगली कुछ सुबह उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी। एक सुबह जब अनबी किचन में नाश्ता बना रही थी, आर्यब चुपके से पीछे चला आया और उसकी कमर के चारों तरफ हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। आर्यब क्या कर रहे हो, मम्मी देख लेंगी। अनबी ने शर्माते हुए उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन आर्यब ने उसके गाल के पास अपनी ठोड़ी टिकाकर धीरे से सरगोशी की। देखने दो, सबको देखने दो कि आर्यब अपनी पत्नी पर कितना फिदा है। वैसे भी ये 5 साल का उधार है जो मैं अब ब्याज के साथ वसूल करूंगा। उसने अनबी के हाथ से चम्मच लेकर साइड पर रख दिया और उसे घुमाकर अपने सामने कर लिया, जबकि अनबी की हल्की पीली कमीज और बालों में सजा फूल आर्यब की होश उड़ा रहा था। आर्यब ने झुककर उसके माथे को छुआ और फिर बहुत प्यार से अनबी के कान के पास आ गया। तुम इस घर की रौनक हो अनबी, तुम्हारे बिना ये दीवारें सिर्फ पत्थर थीं, अब इनमें सांसें लौट आई हैं। अनबी ने मुस्कुराकर नजरें झुका ली और आर्यब के सीने पर हाथ रखकर उसकी धड़कनों को महसूस करने लगी, जो सिर्फ उसके नाम पर तेज हो रही थी। शादी के कुछ दिन के बाद आर्यब उसे सरप्राइज देने के लिए एक खूबसूरत हिल स्टेशन भी लेकर गया था। रात का समय था, दोनों होटल की बालकनी में खड़े थे और बाहर के नज़ारे देख रहे थे, जहां दूर दूर तक पहाड़ों पर बिखरी रोशनियां सितारों जैसी लग रही थीं। ठंडी हवा के झोंके अनबी के बालों से खेल रहे थे जब आर्यब ने एक गर्म शॉल लाकर उसके कंधों पर डाल दी। ठंड लग जाएगी मेरी जान को, उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनबी ने मुड़कर आर्यब को देखा और धीमे से कहा, आर्यब, कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये सब फिर से कोई सपना ना हो। उसने उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा। आर्यब ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। ये धड़कन सुन रही हो ना, जब तक ये चल रही है ये सपना नहीं है, ये सच है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं अब तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। उसने अनबी को अपनी तरफ मोड़ा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके करीब झुक गया। उस रात पहाड़ों की उस खामोशी में दोनों ने वो सारे वादे फिर से दोहराए जो 5 साल पहले अधूरे रह गए थे, और अब अनबी भी पहले जैसी नहीं रही थी। आर्यब की मोहब्बत ने उसे फिर से उसे हल्की से शरारती मुस्कुराती हुई अनबी बना दिया था, जो उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। आज आर्यब के करीबी दोस्त की यहाँ दावत थी और आर्यब कब से तैयार होकर लॉन्ज में चक्कर लगा रहा था, मगर अनबी थी कि कमरे से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यब ने तंग आकर कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वो तो अभी तक कंबल में दुबकी गहरी नींद के मजे ले रही थी। अनबी, ये क्या मजाक है? हमें आधे घंटे में वहां पहुंचना है और तुम अभी तक सपनों की दुनिया में हो, आर्यब ने तेज आवाज में कहा, मगर अनबी ने लापरवाही से कंबल चेहरे पर खींच लिया। आर्यब प्लीज थोड़ी देर और सोने देना, वैसे भी इन दावतों में खाना देर से मिलता है। उसकी आवाज़ कंबल के अंदर से आई। आर्यब के होंठों पर शरारती से मुस्कान आ गई। अच्छा तो मैडम ऐसे नहीं उठेंगी। उसने झटके से कंबल हटाया तो अनबी हड़बड़ाकर उठ बैठी, मगर इससे पहले वो कुछ समझ पाती, आर्यब ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और बाथरूम की ओर चल पड़ा। आर्यब, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे, मैं गिर जाऊंगी। अनबी ने घबराकर उसके गले में हाथ डाल दिए। जब सीधे से नहीं उठोगी तो पति को अपनी ताकत तो दिखानी पड़ेगी ना। आज मैं खुद तुम्हें बाथरूम में छोड़ कर आऊँगा, आर्यब ने शरारत से कहा। आर्यब, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हैं आप? मैं खुद चली जाऊंगी, नीचे उतारे मुझे। अनबी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो उसके सीने पर मुक्के मारने लगी थी, मगर आर्यब पर उसके मुक्कों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने बाथरूम के पास उसे नीचे उतारा और उसके कान के पास झुककर सरगोशी की। 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा, याद रखना। अनबी जल्दी से बाथरूम में बंद हो गई और आईने में खुद को देखकर अपनी तेज धड़कनों पर मुस्कुरा उठी कि आर्यब ने उसे हक्का बक्का कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब वो तैयार होकर बाहर आई तो आर्यब ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा अपनी घड़ी देख रहा था। अनबी ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। पहचानो कौन? आर्यब ने मुस्कुराकर उसके हाथ थाम लिए। इस खुशबू को मैं हजारों में पहचान सकता हूँ, ये मेरी अनबी है। उसने उसे घुमाकर अपने सामने किया और उसके माथे को चूम लिया। आज तुम पूरी कयामत लग रही हो, मेरा तो मन बदल रहा है, क्यों ना दावत कैंसिल कर दें? उसकी बात पर अनबी ने हंसते हुए उसकी नाक खींच दी। बिल्कुल नहीं, अब हम जा रहे हैं। और वो हंसती हुई बाहर भाग गई। रात में जब वो लोग वापस आए तो आर्यब ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। पता है अनबी, आज 5 साल के बाद पहली बार मैंने सुकून की नींद सोई है, क्योंकि आज सबके सामने एक बार फिर तो मेरी हो गई हो। अनबी ने उसके सीने पर सिर रखकर एक गहरी सांस ली। उसे लग रहा था कि अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही बाकी बची हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।